नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं एडवोकेट प्रदीप असुपा जी का। उनके साथ हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं और प्रदीप जी के साथ मैं लगभग पिछले 10 साल से ज्यादा काम कर रहा हूं। हम साथ में ही कई ऐसे पेचीदा मसले जिनमें प्रदीप जी को महारत हासिल है, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, लेबर लॉ से रिलेटेड कई एक्ट हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और कई नाम है। मेरे को नाम भी एक बार देखना पड़ेगा। शॉप एंड कमर्शियल एक्ट है, बोनस एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है। इन सब में और इनके अलावा भी जो लेबर लॉ से रिलेटेड कई एक्ट जिसमें इंक्लूड है वो शामिल है। आज हम पर्टिकुलरली जो हमारा ये वीडियो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ऊपर है। रीजन क्या है? हमारे भी कई ऐसे कंपनीज जिनका हम रिटर्नरशिप पे काम करते हैं, जिनका हम कई और कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वहां पे एक जो इशू है वो बहुत ज्यादा उठता है, खास तौर पर जो फीमेल वर्कर है उनसे रिलेटेड। ये क्वेश्चन एम्प्लॉयर की तरफ से भी रहता है और जो फीमेल एम्प्लॉय है उनकी तरफ से भी रहता है कि हमारा जो कानून है वो मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में क्या बोलता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये कानून अप्लीकेबल कब होगा, क्या नई कंपनी पे भी होगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंपनीज, जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी पूछते हैं। उन्हीं को हम कंपाइल करते हुए आज प्रदीप जी के साथ में ये सेशन हमने स्केड्यूल किया है। और आपके बेनिफिट और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और किसी भी तरीके की अगर रिक्वायरमेंट है कि हम कोई पेचीदा मसले में फंसे हुए हैं तो वी ऑलवेज बी देयर। तो मैं शुरू करता हूं कई क्वेश्चंस प्रदीप जी के साथ में। इस पर्टिकुलर जो एक एक तो इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात, प्रदीप जी, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरीके के जो एक्ट है, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता। कंपनीज पे अप्लीकेबिलिटी है और कंपनी काम किए जा रही है, और फीमेल वर्कर्स को इसके राइट है, उनको भी मालूम नहीं है। तो देखा जाए तो सब कुछ एक अंधेरे में ही है। और रीजन क्या है? इसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी नहीं है। जिनको पता है वो जरूर इस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि एक कंपनी के ऊपर, पहली बात तो ये, क्या कंपनी पे ही एप्लीकेबल है या कोई इंडिविजुअल, आप सपोज करो प्रोप्राइटरशिप है उस पे भी एप्लीकेबल है, फर्म पे एप्लीकेबल है? तो एक थोड़ा सा आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्या ये हर एक एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल है या कोई क्लासेस डिफाइन की हुई? नमस्कार अभिषेक जी। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, आ, आजादी के 12 साल बाद 1961 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और हिंदुस्तान के अंदर 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया। और उसकी एप्लीकेबिलिटी पैन इंडिया है। ऐसा नहीं है कोई भी रिलैक्सेशन किसी स्टेट में है, पैन इंडिया ही इसकी एप्लीकेबिलिटी है। कोई भी कंपनी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी फर्म जहां पे 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉइज वर्किंग में है, उस जगह उस कंपनी के अंदर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। 1961 के बाद में 2017 में इसका अमेंडमेंट आया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अमेंडमेंट लेके आई, जिसके अंदर मेजर अमेंडमेंट था। जो पहले 12 वीक के लिए मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता था फीमेल वर्कर को, वो एक्सटेंड करके 26 वीक कर दिया गया। 2017 के बाद में कोई भी फीमेल वर्कर वो 26 वीक के लिए एलिजिबल हो सकती है। और ये जहां पे 10, मैंने बताया 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉइज वर्किंग कर रहे हैं, एवरी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एप्लीकेबल होगा, चाहे न्यू कंपनी हो चाहे ओल्ड कंपनी। ये एक बड़ी अच्छी बात बताई कि नॉर्मली जैसा कि आपने बताया, ये एक्सटेंड होके आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए अगर मैं नो नो बात नो करूं। नो नो नो, 26 वीक, ऑलमोस्ट 3 मंथ। अच्छा, ट्वेंटी नहीं सिक्स वीक नहीं, तक। सॉरी, 6 मंथ, 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ हो हाँ, गया। 6 मंथ हो गए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 6 से थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब 6 से 7 महीने की मेटर्निटी लीव का बेनिफिट ले सकते हैं। और हम्म, आपने ये बात बिल्कुल मैं रिकन्फर्म भी करना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी मोड हो, 10 से ज्यादा अगर कोई हाँ। उनके एम्प्लॉई हैं तो उनपे ये एप्लीकेबिलिटी होगी। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो कंपनी हो, फार्म हो, कुछ भी हो, जिसका प्रीसीडिंग 12 मंथ के अंदर 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉय किसी सिंगल डे में क्रॉस हुए हैं, टच हुए हैं, वहां पे इसकी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो 10 या 10 से ज्यादा में एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, तो इसका कोई सरोकार नहीं कि कंपनी होगी तभी एक्ट लगेगा। हाँ। यस।
तो अब ये सब अब अप्लीकेबिलिटी तो आ गई, अब इसका फिर रजिस्ट्रेशन भी क्या अलग से करना पड़ता है या कोई फॉर्म भरना नो, पड़ता है, क्या करना पड़ता है? नो, नो, किसी भी कंपनी को या एस्टेब्लिशमेंट को मैटरनिटी एक्ट के अंदर कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बिल्कुल। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होगा वो अंडर शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। शॉप एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड होगा तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट 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 एक्ट जो है अप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो सेपरेट मैटरनिटी बेनिफिट में किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब इसकी जो अप्लीकेबिलिटी आती है कंपनी पे, तो फीमेल वर्कर कितने वर्किंग के लिए आ रही है वो अप्लीकेबल होगा। इसमें कंपनियों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारी फीमेल वर्कर 1 मंथ बिफोर, 2 मंथ बिफोर, 3 मंथ बिफोर ज्वाइन की और क्लेम कर लिया कि मैटरनिटी बेनिफिट पे हमारे को जाना है। इसके अंदर एक्ट क्लियर है, प्रीसीडिंग 12 मंथ आपका एक्सेप्टेड डिलीवरी फीमेल वर्कर की टाइम से प्रीसीडिंग 12 मंथ में 80 और मोर देन 80 डेज की वर्किंग होनी चाहिए। ओके। यदि कोई फीमेल वर्कर प्रीसीडिंग 12 मंथ एक्सेप्टेड डिलीवरी से लेस देन 80 वर्किंग डेज उसका वर्किंग है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यस। उसने जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे हम्म। 80 दिन पहले मतलब अंदर ज्वाइन किया है तो उस पर ये अप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, उसके हाँ, ज्यादा होनी चाहिए उसकी ज्वाइनिंग, 80 दिन से 80 ज्यादा और मोर होनी। देन 80 होनी चाहिए। हाँ, 80 और मोर 80 होनी चाहिए, एक एक और इम्पोर्टेंट बात है। तब ही पहले बात तो कंपनी की जवाबदेही, अब मैं इसी पे आता हूँ कि कंपनी की जवाबदेही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी की जब हम बात करें या जिसके एम्प्लॉयर की बात करें हम इन नटशेल, तो ये तभी आएगी कि 80 दिन से ज्यादा काम होना चाहिए हाँ। उस फीमेल वर्कर का। यस, यस। बराबर है। अच्छा, अब एक और बात आती है कि दूसरी साइड से हम पूछते हैं कि क्या जो फीमेल एम्प्लॉई है, अब सपोज करो कोई एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अगर मना कर देता है मैटरनिटी लीव देने से कि भाई उसने 80 दिन से ज्यादा भी काम किया है, तो क्या जो फीमेल एम्प्लॉई है उसका ये राइट बनता है कि वो उसको मैटरनिटी लीव को ले सके? हाँ, यदि एम्प्लॉयर इन केस मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है कि जी मैं मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दूंगा और वो 80 और मोर देन 80 डेज वहां पे प्रीसीडिंग 12 मंथ में काम किया हुआ है, तो फीमेल वर्कर को ये राइट्स बनता है कि वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, उसके अंदर अपनी कंप्लेंट डाल सकती है और अथॉरिटी उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिलाने के लिए एम्प्लॉयर को अप्रोच कर सकती है। यदि एम्प्लॉयर इसके अंदर नहीं देता है तो उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट और फाइनेंशियल पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है डिपार्टमेंट। ओके। तो कहने का मतलब ये इन्फोर्स भी करवाया जा सकता है हम्म। एक तरीके से, राइट एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए देखा जाए तो मैटरनिटी हम्म। लीव का जो राइट है वो होना भी चाहिए। अब मैं एक दूसरी साइड पे आता हूँ। हमने और आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे जैसे ईएसआईसी है या पीएफ है, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, पर उससे पहले मैं मैटरनिटी लीव से रिलेटेड ही मैं बात करता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय ईएसआईसी के अंदर कवर्ड है ऑलरेडी, तो क्या अब वो मैटरनिटी बेनिफिट भी ईएसआईसी कवर करेगा, जैसे कि अस्पताल में जाना और उसका रिइंबर्समेंट होना, मतलब इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाए। हाँ, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर एंगल से देखा जाए, जो फीमेल वर्कर ईएसआई में कवरेबल है उनको मैटरनिटी बेनिफिट ईएसआई ब्रांच ऑफिस, जो रिलेटेड ब्रांच ऑफिस होगी, वो पे करेगी। फीमेल वर्कर को एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है यहाँ पे। ओके। उसके लिए फीमेल वर्कर को, जैसे वो एम्प्लॉयर को नोटिस देगी एक्सेप्टेड डिलीवरी से 8 वीक पहले, 8 सप्ताह पहले मैटरनिटी लीव पे जा सकती है, वैसे ही वो ईएसआई को प्रोपोर्शनेट वो फॉर्म होता है उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी। तो ईएसआई ऑफिस उसकी मैटरनिटी बेनिफिट का जो सैलरी है वो ट्रांसफर उसके फीमेल वर्कर के अकाउंट में करेगी। एम्प्लॉयर एंगल से देखा जाए तो ईएसआई कवरेबल एम्प्लॉय पे एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं आती। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ईएसआईसी में जो कवर है, लेट्स अज्यूम किसी की 60,000 सैलरी है, एक एग्जांपल लेते हैं, अब उसको मैटरनिटी लीव पे जाना है, पर वो ईएसआईसी में तो 21,000 के ऊपर शायद कवर ही नहीं होता हाँ, ना। नहीं, कवर नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर वो बेनिफिट आएगा नहीं, तो मैं एक नटशेल वापस से मेरा क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ। किसी की हम्म। 15,000 रुपए सैलरी है,
किसी फीमेल एम्प्लॉय की, और अब उसकी मैटरनिटी लीव पे वो चली गई, मान लीजिए 3 महीने, 6 महीने छोड़ दीजिए, उसको लेना ही 4 महीने का है, उसने 4 महीने का लिया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जो 15,000 रुपए सैलरी है वो अगर इंटीमेट कर देती है एसआईसी डिपार्टमेंट को, तो वो 15,000 की सैलरी डिपार्टमेंट देगा, ना कि एम्प्लॉयर, ऐसा? हाँ हाँ, उस केस के अंदर डिपार्टमेंट जो है उसको, ईएसआई डिपार्टमेंट उसको मैटरनिटी बेनिफिट का पैसा रिम्बर्स करेगा, न कि एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर की उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके। तो यानी ईएसआईसी का बेनिफिट भी देखो एम्प्लॉयर को एक तरफ से, एक तरीके से इनडायरेक्टली मिल रहा है। तो अगर ईएसआईसी में नहीं कवर है तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाती है। यस यस, एम्प्लॉयर की आ जाती है। तो वो मतलब उसको सैलरी देना रहेगा एम्प्लॉय को, जो फीमेल एम्प्लॉय है जो लीव पे गई हुई है। हम्म। बिल्कुल ठीक बात है प्रदीप जी, ये एक बड़ा अच्छा, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और टाइम टू टाइम ऐसी चीजें जो कि जनरल अवेयरनेस की है, क्योंकि मालूम भी नहीं रहता, लोग ईएसआईसी में भी कवर है और इंटीमेट नहीं करते, उनको पैसा नहीं मिलता। और कई बार कवर नहीं है तो वो एम्प्लॉयर से, उनको ये भी राइट पता नहीं होता कि मेरा राइट कितना है और कितना क्लेम किया जा सकता है। और एम्प्लॉयर को भी ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि भैया मेरी अप्लीकेबिलिटी क्या है, क्योंकि मेरा कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो मेरी कोई अप्लीकेबिलिटी नहीं आती। जबकि आप, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट एक अप्लीकेबिलिटी है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये तो एक तरीके से एक्ट की अकाउंटेबिलिटी एम्प्लॉयर पे दी गई है, बराबर है? यस यस। इसके अलावा अगर आपको प्रदीप जी ऐसा लगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कि भाई हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, और बाकी तो हम हमारे व्यूअर को जरूर कहेंगे कि अगर आपके जो क्वेश्चन है आप जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स पे, और लाइक सब्सक्राइब जो जरूर कीजिएगा, और इसके कोई कंफ्यूजन होगा तो प्रदीप जी के साथ हम वापस अवेलेबल रहेंगे। हाँ प्रदीप जी, मैं आपके वापस आपके ऊपर आता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन पे ही आता हूँ कि वो इसके अलावा भी अगर आप, हमारे हाँ, व्यूअर जो देख रहे हैं उनको अगर आप कुछ कहना इसके इसके अंदर जो एम्प्लॉय एंगल से देखा जाए, तो हम्म एक एम्प्लॉय को भी कंफ्यूजन होता है कि जी मैं कब मैटरनिटी लीव पे जा सकती हूँ, कब नहीं हम्म जा सकती हूँ, मेरे को पेमेंट कब मिलेगा, क्या होगा। इसके अंदर 8 वीक पहले जो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट होती है, उससे 8 सप्ताह पहले वो अपनी एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को मैटरनिटी बेनिफिट पे जाने के लिए, लीव पे जाने के लिए दे सकती है। और उसके 48 आवर्स के अंदर टोटल अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा, ये एज पर लो। उसके बाद में जब मैटरनिटी डिलीवरी हो जाएगी, जो उसके बाद में जब वो इंटीमेट करेगी एम्प्लॉयर को, तो जो रेस्ट अमाउंट है 18 वीक पे, उसका अमाउंट भी एम्प्लॉयर उसके ट्रांसफर करेगा। इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं जिनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। उस हम्म केस के अंदर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, यदि मैटरनिटी बेनिफिट पे जा रही है फीमेल वर्कर और वो वापस रिज्वाइन नहीं करती है, हम्म क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर रिज्वाइन का क्लॉज होता है, और रिज्वाइन नहीं करती है, तो उस केस के अंदर उसको मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर उसको रिम्बर्स करना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसा भी है कॉन्ट्रैक्ट अगर? हाँ, और यदि जो स्टेटरी मैटरनिटी बेनिफिट पे जा रही है, वो चाहे वो रिज्वाइन नहीं करती है, तो उसको रिम्बर्समेंट का कहीं पे भी क्लोज नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए अगर वो ज्वाइन नहीं करती तो उसको देना पड़ेगा, अदर देन कॉन्ट्रेक्चुअल, शायद मैं अगर जो उस समझ पा अगर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में होना चाहिए ये क्लोज। अच्छा ओके, आप ये कह हाँ। रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जब है उसके हम्म। अंदर ये क्लोज होना चाहिए, होना तो चाहिए। तो ही उसको मिलेगा बेनिफिट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लोज नहीं है तो ये भी एक नहीं समझ। तो फिर वो स्टेटरी बेनिफिट में उसमें आ जाएगा। फिर वो स्टेटरी जो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसमें आ जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेगा ना एम्प्लॉय। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में बनाया कि पहली बात तो मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूँ कि यहाँ पे जैसे एक्सपेक्टेड डेट मान के चलते हैं, तो उसके पहले और बाद का भी डेज डिफाइन है क्या, कि पहले डिलीवरी के बाद हाँ भी इतनी लीव और पहले हाँ इतनी लीव? हाँ हाँ, ये 8 वीक पहले आ पहले आ सकता सकता है। है। जो 26 वीक है उसमें से 8 वीक पहले ले सकती है, और रेस्ट जो 18 वीक है वो पीछे डिलीवरी के बाद में हो। ओके ओके, ऐसा है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट अगर बना हुआ है एम्प्लॉय के, फीमेल एम्प्लॉय के साथ में, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम आपको बाद वाली जो रेस्ट वाली है उसको भी रिम्बर्स करेंगे। नहीं, जैसे एक एक एम्प्लॉय होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो गया।
अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की बात कर कॉन्ट्रेक्चुअल रहे हैं आप, एम्प्लॉय उस परमानेंट केस के, एम्प्लॉय की बात नहीं कर परमानेंट रहे हैं। एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय, ओके। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के केस के अंदर यदि वो बेनिफिट लेती है और रीज्वाइन नहीं करती है, हम्म। तो उस केस में उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके। 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 और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है तो उस पे तो जो फिर हाँ, स्टैट्यूटरी उसमें के उसमें अकॉर्डिंग। उसमें छूट है, वो रीज्वाइन करे ना करे। नहीं, अगर वो नहीं करती तो क्या एम्प्लॉयर को पैसा देना पड़ेगा क्या? हाँ, देना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा होगा कि दोनों के केस में देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, पैसा तो देना। हम्म। मतलब ये अल्टीमेटली ऐसा ही है कि 26 वीक की अगर हम बात करें तो 8 8 वीक पहले और 18 18 वीक, वीक, 18 सप्ताह बाद में उसको 18 सप्ताह बाद में, तो मतलब अगर वो नहीं भी ज्वाइन करे तो भी लाइबिलिटी एम्प्लॉयर की बनती बनती है, बनती बनती है। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे वो स्टेचुटरी के अंदर तो देना ही देना पड़ेगा। देना ही देना। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वो वैसा भी देना पड़ेगा। तो हम्म, प्रदीप जी, थैंक्स अ लॉट, आपने बड़े इंसाइटफुल, काफी मेरे ख्याल से लोगों की ये क्वेरी रिजोल्व हुई होगी। तो हम्म, हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे समय समय पे हम लोगों को एजुकेट करने के लिए ऐसे वीडियो, क्योंकि एक बड़ी सिंपल भाषा में आज की जरूरत है। लोगों को अपने हम्म, राइट भी पता नहीं है और हाँ, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि हम्म, जरूरी नहीं कि हर आंसर गूगल दे पाए, तो हाँ, अदरवाइज तो प्रोफेशनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम्म। हम वापस बने रहेंगे, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें आपके कोई क्वेश्चन, हम आंसर देंगे। थैंक्स अ लॉट प्रदीप जी, आपको आने ओके, के लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू। थैंक यू।